हेलो कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे अपने विज्ञान के पाठ 14 जल। बच्चों, जल हमारी मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे और अगर हम ये कहें कि जल यानी जीवन, तो ये गलत नहीं होगा। आप सभी अवश्य ये कथन सुने होंगे कि जल ही जीवन है, अर्थात जल नहीं तो जीवन नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जल न केवल हम पीने के काम में लाते हैं, बल्कि हमारे सभी काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना और अन्य कई सारे काम हैं जो हम जल के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। खाना पकाने से लेकर खेती के काम तक जल की अनगिनत उपयोगिताएं हैं, क्योंकि हम जो भोजन प्राप्त करते हैं वो, अगर हम अनाज नहीं उगाएंगे, और अनाज उगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, अनाज नहीं उगेगा तो हम क्या खाएंगे। और इसके साथ ही अगर पानी ना हो तो वे फसल भी नहीं उग पाएंगे जिनसे हमें वस्त्र मिलते हैं। तो सोचिए कि अगर पानी नहीं होगा तो वस्त्र नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा कि हम सांस ले सकें। तो अगर पानी नहीं होगा तो सोचिए कि सब कुछ ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो अगर हम ये कहें कि जल नहीं तो जीवन नहीं, ये गलत नहीं होगा। चलिए मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक ही बाल्टी पानी मिलता है, तो सोचिए कि आपके कितने सारे काम रह जाएंगे। आपका पानी जो एक बाल्टी है वो तो सिर्फ पीने में ही खर्च हो जाएंगे। पीने के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें हम जल का उपयोग करते हैं। हम जल का उपयोग कितना करते हैं इसका अंदाज़ा लगाना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारे बहुत सारे घर के काम हैं जिनमें हम पानी का उपयोग करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, शौचालय के लिए, फर्श साफ करने के लिए, और भी अनगिनत ऐसे कई काम हैं जिनमें पानी की आवश्यकता होती है। अब आपसे अगर इसमें ये कहा जाए कि आप अपने घर की पानी का जितना भाग उपयोग करते हैं, आप उसके बारे में लिखें या आप उसकी जानकारी दें, तो थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर आप इसे ये कहा जाए कि अपने गांव या शहर में जो लोग हैं आपके, वो कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। अब चलिए हम जानते हैं कि जल की आवश्यकताएं कहाँ कहाँ तक सीमित हैं। हम जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां और अन्य बहुत सी खाने पीने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने के लिए करते हैं, वो भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है बच्चों। अगर जल नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, हमें अनाज नहीं मिल पाएगा, पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे जो फैक्ट्री हैं, बहुत सारे कल कारखाने हैं, वहाँ भी पानी की आवश्यकता होती है उन कल कारखानों को चलाने के लिए। तो इस तरह से आप अगर देखें कि जल की उपयोगिता कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी अनगिनत उपयोगिताएं हैं। ये सिर्फ हमारे दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं, वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जल कहाँ से आता है? अपने उपयोग के लिए हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह तो हमें नदी, तालाबों, झरनों, तालाबों, हैंडपंपों या कुआं से मिल जाता है। कई लोग ये भी कहेंगे कि जल तो हमारे घर में टोटियों में आ जाता है, नलों में आ जाता है। लेकिन इन टोटियों में जो हमारे घरों में नल में पानी आता है वो कहाँ से आता है? बच्चों, ये जो हमारे घरों में पानी आता है नल में, ये ऐसे ही नदियों, तालाबों, झरनों से पानी एक जगह संग्रहित किया जाता है, उनका शुद्धिकरण होता है और फिर उनको हमारे घरों तक एक नेटवर्क के द्वारा पाइपों से पहुंचाया जाता है और इस तरह हमारे नलों में पानी आ जाता है। हम में से प्रत्येक अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे कि तालाब, झील, नदी और कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख भी किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है, इसे समझने के लिए हमें, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है?
इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर यूं तो कहा जाए तो 2/3 भाग सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन इसमें पीने के पानी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जो इसके मुख्य भाग हैं, जो पानी का जो हमारे धरती पर जो पानी के मुख्य रूप से जो स्रोत हैं, वो समुद्रों, महासागरों के जल से बहुत सारे लवण इनमें घुले हुए हैं, जिनका जल खारा है। जो ज़्यादातर पानी वाला हिस्सा है, पानी वाला भाग है, वो महासागर और समुद्र ही है, जो कि खारा है, और इसे हम पीने के लिए अपने काम में नहीं ला सकते। ना ही इसे हम अपने पीने में के काम में उपयोग कर सकते हैं, और ना ही किसी अन्य घरेलू काम में इनका उपयोग हो सकता है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति का एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आखिरकार जल का उपयोग क्या हम महासागरों का या सागरों का जल जो खारा होता है, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं? बच्चों, ये हमारे लिए उपयोगी तब बन जाता है जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यही पानी भाप में हवा में मिलकर ऊपर जाता है और वहां जाकर बादलों का निर्माण करता है। कई बार आपने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि जो नमक और पानी का घोल, जब हम नमक अलग करने के लिए नमक पानी के घोल को गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों कि नमक हमारे बर्तन में रह जाता है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा है कि महासागरों में क्या होता है, महासागरों या जो समुद्र का पानी जो खारा है, उससे हमें नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि उन महासागरों और समुद्रों का पानी एक गड्ढे में भरकर जमा करते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी की वजह से वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और उसमें लवण यानी नमक शेष बचा रह जाता है। तो इस तरह से हमने ये पाया कि क्या होता है जब वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो इन महासागरों और इन सागरों का जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जो लवण इनका है वो शेष रह जाता है, यानी लवण का बहन भाप के रूप में नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे अब जल चक्र। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार देखा होगा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़े भी सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाते हैं। आप जब गीले कपड़े सूखने के लिए डालते हैं छतों पर या बाहर बालकनी में डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये गीले कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों में भी जल विलुप्त हो जाते हैं। ये जल कहाँ चले जाते हैं, क्या आपको पता है? आपने अध्याय 5 की क्रियाकलाप में देखा होगा कि जिसमें हमने इस जल को गर्म किया था, जिसमें नमक घुला हुआ था। हमने क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया और नमक शेष रह गया। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रियाकलाप से हमने यह भी अनुभव किया था कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता, और इसी प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाता है, जिससे प्राय देखा जा सकता है कि जिसे हमने प्रायः देखा कि लवण हमारा शेष रह जाता है और जो सागरों और महासागरों का पानी जो है, खारा पानी, वो भाप बनकर उड़ जाता है। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना भी बहुत आवश्यक है। तथापि हमने यह भी देखा था कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जो जल है वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने आपको ये भी बताया, अभी पीछे भी मैंने आपको यही बताया था कि महासागरों और सागरों का जो जल खारा होता है वो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, और वाष्पन के दौरान क्या होता है कि उनमें पानी जो है उनका भाप बनकर उड़ जाता है और नमक शेष रह जाता है। चलिए हम एक वाष्पन, पानी के जो वाष्प बनने की प्रक्रिया है उसको हम देखते हैं कि ये कैसे बन जाता है भाप, और किन स्थानों पर या किस कंडीशन में ये भाप बहुत तेज़ी से हवा के साथ मिल जाता है। तो 2 प्लेट लेंगे और उस प्लेट में पानी भरेंगे। एक जो प्लेट है वो सूर्य की रोशनी में यानी कि धूप में रखेंगे। पानी का जो प्लेट है, देखिए जैसे कि यहाँ पे, तो पानी के प्लेट में
जो पानी के प्लेट को, एक प्लेट को हम रखेंगे बाहर खुले में जहाँ धूप मिलती हो, सूर्य की रोशनी लगती हो, और दूसरे प्लेट को हम रखेंगे छाए में। क्या होता है कि जो बर्तन हमने जिस प्लेट में पानी धूप में रखा था वो जल्दी ही भाप बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जबकि जो छाए में रखा बर्तन है उसमें से भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन वहाँ भी होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। चलिए हम देखते हैं कि पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा था कि सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं, कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं, तथा क्या होता है कि इससे जो जल है ये वापस हमें फिर से मिल जाता है। क्या आपको अध्याय 7वां और क्रियाकलाप 4 याद है, जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम आगे देखते हैं। चलिए आइए इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले बच्चों एक ग्लास लीजिए, ग्लास में आप बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए। क्या हो जाएगा, जो ग्लास है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और क्या होता है जब बाहरी हवा ग्लास के इस ठंडे ग्लास के संपर्क में आती है तो हवा में उपस्थित जो भाप हैं, जो वाष्प के कण हैं, वो वाष्प जो हैं वो इस ठंडे ग्लास के सतह के समीप आते ही जल कणिकाओं में बदल जाते हैं। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ठंडी ग्लास पे पानी की बूंदें बाहर की तरफ आपको नज़र आती हैं। तो ये कैसे होती हैं? ये जो हवा में मौजूद भाप के जो कण हैं वो क्या होते हैं, ठंडी सतह के संपर्क में आते ही संघनित हो जाते हैं और हमें पानी के बूंद के रूप में नज़र आते हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी संघनन नहीं होगा तो जो भाप बनकर पानी उड़ गया वो दोबारा जल के रूप में हमें कैसे प्राप्त होगा? यह कैसे होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं ताप लगातार कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उनमें उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाते हैं और छोटे छोटे जल कणिकाओं के रूप में बदल जाते हैं। ये छोटी छोटी जल कणिकाएं जो कि वायु में तैरती रहती हैं, ये हमें बादल के रूप में आसमान में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं जब आपस में मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और बहुत बड़े जल के बूंद बन जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। और लटकने के बाद क्या होता है, ये जैसे जैसे ठंडी जगहों पर जब ये जाते हैं ओले के रूप में गिरते हैं, और जब ये और नीचे आते हैं तो थोड़ी गर्माहट होती है और वहाँ ये जो पानी, ये जो बूंदें हैं ये पानी के रूप में ज़मीन पर आ गिरती हैं। तो आपने देखा कि जो पानी भाप बनकर उड़े थे वापस वही पानी ऊपर जाकर संघनित हो जाते हैं और फिर वापस वो ज़मीन पर नदी, तालाबों, कुओं, झरनों में वापस लौट आते हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी, ये तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ा दिया कि इनमें से कुछ जल की बूंदें कुछ इतनी भारी हो जाती हैं कि नीचे की ओर गिरने लगती हैं, और गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा या बारिश कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार हम पुनः जो पानी है ये कहाँ चला जाता है, पुनः महासागरों की तरफ ये पानी चला जाता है। कैसे, चलिए हम देखते हैं कि वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। प्रायः समस्त भूपृष्ठ पर महासागरों के तल से ऊंचे हैं। जो हमारी जो भूपृष्ठ हैं, जैसे कि हमारे मैदानी भाग हैं या हमारे पहाड़ी भाग हैं या और भी स्थान हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, ये सब क्या है, महासागरों से ऊंचाई पर हैं। तो क्या होता है, ये वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर अधिकांश जल अंततः महासागरों में ही वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती हैं। यह जल पहाड़ों से
झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरती हैं। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाते हैं। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंत में जाकर ये कहाँ मिल जाती हैं? सागरों और समुद्रों में वापस मिल जाती हैं। कुछ नदियों का जल झीलों में भी चला जाता है। अब देखिए, वर्षा का जल भी झीलों तालाबों को भर देता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है? हमारे जितने भी झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, आपने देखा वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो ये सारे झील, तालाब, नदियां सब जल से भर जाते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि में रिसता रहता है और जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। तभी ना जब हम कुआं या हैंड पंप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यही भौम जल हमें दोबारा प्राप्त होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप होते हैं वहाँ पर क्या होता है? भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का पानी का लेवल है, जो पानी की जो परत है वो काफ़ी नीचे तक चली जाती है, जो कि हमें आसानी से नहीं मिलती और उसके लिए हमें गहरी खुदाई करनी पड़ती है। अब हम ये जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है और इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौट आता है। देखिए, एक बार ये क्या होता है? भाप बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर ये फिर दोबारा संघनित होकर हमें फिर से बारिश के रूप में जमीन पर वापस मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जल चक्र। वास्तव में जल चक्र होता कैसे है, आइए हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों का जो पानी है ये क्या होता है? सूर्य की रोशनी की वजह से ये गर्म होता है। गर्म होकर ये जो पानी है गर्म होता है और गर्म होकर क्या होता है? ये जो पानी है ये भाप बनता है। भाप बनकर ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और क्या होता है? ये ऊपर जाकर, क्योंकि हवा ऊपर जाकर कैसी है? ठंडी है। ठंडी होने के कारण क्या होता है कि ये संघनित होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ जाने पर ये जो जलवाष्प जो हैं ये क्या होते हैं? संघनित होना शुरू हो जाते हैं और ये जल कणिकाओं के रूप में जमा होने लगते हैं। और जब बहुत सारी जल कणिकाएं इस तरह जमा हो जाते हैं तो ये बादल का रूप ले लेते हैं और बादल जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो ये भारी हो जाते हैं। भारी होने के बाद ये क्या होते हैं? लटकने लगते हैं नीचे की तरफ। तो ठंडी जगहों पर ये ओले के रूप में गिर पड़ते हैं और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आते हैं ये दोबारा पानी बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि पानी का भाप बनना, ऊपर उठना, संघनित होना और फिर बादल बनना, संघनित होकर बादल बनना और बादल बनने के बाद भारी होकर ये वापस नीचे बारिश के रूप में ही मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जल चक्र, या हम अंग्रेजी में इसे वाटर साइकिल भी कहते हैं। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? यदि भारी वर्षा होती है तो वर्षा का समय या अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होता है, विशेषतः गर्मी के दिनों में। जब गर्मी के दिनों के बाद बारिश का मौसम आता है तब क्या होता है कि हमें बहुत ही राहत मिलती है। गर्मी के दिन के बाद जब बारिश होती है तो हमें थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है और बारिश जो है हमारे लिए राहत बनकर आती है। बहुत सी फसलें इस समय बोया जाता है। किसान बहुत ही इंतज़ार करते हैं इस बारिश के मौसम का, इस मानसून का, ताकि वो अपनी फसल को बो सकें। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों, तालाबों का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर
बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं और यह खेतों, गाँवों और शहरों को जलमग्न कर देती हैं। और हमारे देश में बाढ़ से हर साल बहुत सारी फसलें, पालतू जानवर, संपदा और मानव जनजीवन सब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उनकी अपार क्षति हो जाती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी यह बह जाते हैं और प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जब ये जो जलाशय जीव हैं, जो पानी वाले जीव हैं, ये थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती हैं। तो इससे जो जलचर हैं और जो थलचर हैं, यानी ज़मीन पे रहने वाले और जल में रहने वाले दोनों ही जीव काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होता है। तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहेगी और क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा जबकि ये मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाएगी। और सूखे स्थान पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब स्थान सूख जाएगा तो वहाँ कोई पेड़ पौधे भी कैसे उग पाएंगे। ना तो वहाँ कोई पेड़ पौधे उग पाएंगे, ना पीने को जल होगा, ना फसल होंगे, नदी तालाब कुएं सभी सूख जाएंगे और इस तरह से वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना भी दुर्लभ हो जाएगा। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में ज़रूर सुना होगा या अपने माता पिता से भी सुना होगा। तो हम इस जल को, जिसे हम यूं ही बर्बाद होने देते हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है, इस जल को हमें संरक्षित करना चाहिए, इन्हें हमें बचाना चाहिए ताकि कभी किसी को जल संकट का सामना ना करना पड़े। तो हम इसे कैसे संरक्षित करेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतुओं और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल क्या होता है, महासागरों में है, जिसे पौधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ना ही इसे सीधे हम उपयोग में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये पानी खारा होता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतार का दिखना एक साधारण सा बात हो गया है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की बहुत कमी हो गई है। इसलिए आवश्यक है कि जल का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें और इन्हें सावधानी से खर्च करें। जल को हम व्यर्थ न जाने दें। आप भी कई जगह अपने कामों में जल का जो फिजूल खर्च है उसे आप उसे रोक सकते हैं। जैसे आप मान लो ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय आप नल को खुला ना छोड़ें। आप बाल्टी में पानी भर कर नहाएं, शावर से नहाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करेंगे। इसी तरह से अगर आप पेड़ पौधों को पानी डालते हैं तो आप उसमें बाल्टी में भर कर ले जाएं और पौधों को डालें। इस तरह क्या होगा, हम पानी की जो व्यर्थ है जाते हैं, पानी बर्बाद होते हैं, उनमें हम कुछ बचत कर सकते हैं। और हमारे एक पानी के बचत करने से अगर सभी लोग ऐसा करते हैं तो समझिए हम कई लोगों की प्यास को बुझा सकते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण। हम वर्षा के जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उनका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना। जब हम वर्षा के जल को रोक कर रखेंगे और कहीं संग्रहित करेंगे तो हम बाद में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का यह एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण भी हम कहते हैं। पर इसे हम करते कैसे हैं, आइए हम जानेंगे कि हम इसे कैसे संग्रहित कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ऐसा नहीं कि जल को आप कहीं और ले जाके एकत्र कीजिए, जहाँ जल गिर रहा है वहीं पर आप इसे एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, जहाँ नलियों में ये पानी बह जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का
कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि उस जगह से काफ़ी दूर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर की भूमि में वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ सड़क हैं, कंक्रीट के बने हुए फर्श हैं, तो ये पानी कहाँ चले जाते हैं? ये पानी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। अतः इस जल को घर में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ सकता है। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 क्या है? छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में हम क्या करते हैं? भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल का भंडारण टैंकों में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। जो टैंक बने होते हैं, ज़मीन के अंदर टैंक बनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं? छत पे जो पानी एकत्रित होता है उनको पाइपों के द्वारा उस भंडारण टैंक में हम पहुंचाते हैं। जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे बनी नलियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो इस तरह से हम थोड़ी सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक अगर हम जल को खर्च करें तो हम काफ़ी जल बचा सकते हैं और हम जल संकट से बच सकते हैं। तो चलिए जल बचाने का हम उपाय करें और अपने जल को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बच्चों जल ही जीवन है। तो यहाँ पर यह पाठ मेरा ख़त्म होता है और चलिए हम अब करेंगे इसके अभ्यास। आइए हम सबसे पहले करेंगे इसके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए हम भरेंगे इसको। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं हम इसको? वाष्पोत्सर्जन। ये हमारा नंबर 1 है। नंबर ख में है जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम कहते हैं संघनन। तो हम भरेंगे संघनन। ये दूसरे का है। नंबर ग में है एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षेत्र में सूखा लाता है। तो यहाँ हम भर देंगे सूखा। नंबर घ में भरेंगे अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। तो यहाँ हम बाढ़ भर देंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीचे लिखे में से प्रत्येक का यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है, ये हमें लिखना है। तो क में है ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, ये कहलाएगा संघनन। तो पहले में हम क्या भरेंगे? संघनन। दूसरा देखिए ख में गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, तो ये हो जाएगा वाष्पन। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, संघनन। इसके बाद गीले कपड़े से पोंछने के बाद शाम पट कुछ समय बाद सूख जाता है, तो इसमें भी होगा वाष्पीकरण। घ में वाष्पीकरण। इसके बाद नीचे है गरम छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये भी हो जाएगा वाष्पन।
तो ये हमने पूरा कर लिया। और अब हम चलेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहता है, तो ये असत्य है। तो हम लगाएंगे अ। दूसरा देखिए, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। ये हो जाएगा गलत, असत्य है ये। तो ये हाँ हम लगा देंगे आ। असत्य है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये हो जाएगा सत्य। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। असत्य हो जाएगा ये, क्योंकि केवल सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, वाष्पन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती हैं। ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ हम स लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पाठ अपना पूरा कर लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर रहते हैं जो मैं आपको करके दूंगी, लेकिन तब तक आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, समझें। आप वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह से समझें। और आपको इसमें अगर कुछ समझ नहीं आता है या इससे संबंधित और चीज़ें आपको जाननी हैं, कुछ पूछना है, तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और खूब पढ़ें बच्चों। अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी करें आप। तब तक अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बच्चों।